चलो, तो मैं एक्सरसाइज E8 से डिस्कशन शुरू करूंगा। और सबसे पहले मैं E8 का क्वेश्चन नंबर 16 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे E8 का। तो अब जैसा क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 27 है, वैसा ही 28 है, वैसा ही 29 है। मतलब ये सब परसेंटेज वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, 31, दीज क्वेश्चंस आर ऑफ सेम कैटेगरी। तो जैसा 16 है वैसा ही 27 है, और बिल्कुल वैसा ही 28, 29 है, और 30 और 31 भी एक जैसे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जादू हुआ है। जिस बच्चे का 16 डाउट है उस बच्चे को 28 पर भी होना चाहिए था, लेकिन 28 पर किसी भी बच्चे को डाउट नहीं हुआ है। 30th क्वेश्चन पर किसी भी बच्चे को डाउट नहीं हुआ, जबकि ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो ऐसा चमत्कार बच्चे लोग कैसे करते हैं, इस पर अभी भी रिसर्च हो रहा है कि एक ही जैसा क्वेश्चन अगर लिखा हो तो उनको एक बार डाउट होता है, दूसरी बार डाउट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होती है बच्चों के साथ कि वो एक जैसे क्वेश्चन में एक बार वो डाउट क्लेम करते हैं, दूसरी बार वो डाउट क्लेम नहीं करते हैं। तो समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। तो ये सभी क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड है। तो पहले इन्हीं को निपटाने जा रहा हूं मैं। आई विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 16 में कहा है कि जो मैक्सिमम हाइट है उसको 5% बढ़ा दिया। सॉरी, अच्छा 15 भी इसी के जैसा है। 15 में भी परसेंटेज की बात है, लेकिन किसी भी बच्चे को 15 पर भी डाउट नहीं हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 भी है, और क्वेश्चन 13 भी है। यार तुम लोग कैसे बच्चे हो? अगर आपको 16 पे डाउट है तो 11, 12, 13, 15 इन सब पे भी होना था। किसका डाउट है 16? नाम बताइए आप अपना। सर अभय। तो बेटा आपको 11 पे डाउट नहीं हुआ क्या? नो सर, सर वो हो गया था। तो सर ये 16 जादू में कैसे काफी कर रहे हो? सर 16 में काफी ट्राई किया, हो ही नहीं रहा था सर, इसलिए पूछा। वो दोनों तो सेम ही है बेटे। बोलो। चलो वो गला बैठा देखो, है, ऐसा नहीं बोले जाना, नहीं खा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम। मैक्सिमम हाइट, तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो अब आता ही होगा आप लोगों को, v² sin² θ/2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होता है 2v sin θ/g। ठीक है? तो देखो, क्वेश्चन ने कहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हमने कांस्टेंट रखा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कांस्टेंट रखा है, तो मतलब ये जो थीटा है ये कांस्टेंट है, और जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है। हमने मैक्सिमम हाइट को 10% बढ़ा दिया। तो बेटा मैक्सिमम हाइट को 10% बढ़ाने का मतलब, पहले हाइट थी h, बाद में हो गई h प्लस 10% और, यानी बाद में 11h/10 हो गई हाइट। बाद में जो हाइट है वो 11h/10 हो जाएगी। तो देखो बेटे, हाइट को 11/10 टाइम्स हमने कर लिया है, और हाइट को 11/10 टाइम्स किया है, ये पूरी चीज तो चेंज की नहीं जा रही। तो चेंज केवल उसकी स्पीड में हो रहा है, इनिशियल स्पीड में। और इनिशियल स्पीड को मेरा ख्याल है आप लोग समझोगे, अगर हाइट को 11/10 टाइम्स करना है तो स्पीड को √11/10 टाइम्स करना होगा, तब जाके हाइट की वैल्यू 11/10 टाइम्स हो पाए। इतना क्लियर है अब है?
यस सर। और बेटे देखो, अगर इस इनिशियल वेलोसिटी को 11/10 टाइम्स करो, अंडर रूट 11/10 टाइम्स करोगे, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी वैल्यू भी अंडर रूट 11/10 टाइम्स हो जाएगी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो हमें बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंक्रीज फाइंड करते हैं। तो इंक्रीज कितना है, फाइनल वैल्यू इतनी माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ये है इंक्रीज। तो जब आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो सबसे पहले इंक्रीज देखो, और जितना इंक्रीज आया उसमें ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई करो। इसको कहते हैं परसेंटेज इंक्रीज। जब भी परसेंटेज लेना होता है ऐसे ही करते हैं, पहले चेंज देखा जाता है कितना हो रहा है, चेंज में ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड करोगे तो ये t से t हो जाएगा कैंसल, तो यू विल गेट अंडर रूट 11/10 -1 इंटू 100, और इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट 1 अगर ऐसा करते हो तो 1.1 का अंडर रूट कितना होता है जानते हो क्या? 1.1 का अंडर रूट होता है 1.049 -1 इंटू 100, और -1 करोगे तो 0.49 इंटू 100, तो ये आ गया 49, एक मिनट, 0.049, तो ये आ गया 4.9%, और 4.9% मतलब अप्रोक्सीमेटली 5% इज द राइट आंसर। समझ गए अब है? यस सर। तो अब जैसा मैंने क्वेश्चन 27 किया है, बिल्कुल वैसे ही ये सारे क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, बिल्कुल उसी कैटेगरी के हैं। मैं सारे बच्चों को 10 मिनट दे रहा हूं, मीटिंग डिस्कनेक्ट करूंगा मैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर नोट करो और 10 मिनट के अंदर ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। खुद से कर लो, उसके बाद मैं पूछूंगा कौन से हो गए कौन से नहीं हुए। मुझे डाउट है, क्योंकि अगर 16 पे डाउट हुआ है तो 11, 12, 13 पे भी होना था। तो आप लोग ये क्वेश्चन का नंबर अभी नोट करो, और अभी नोट करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करो 10 मिनट के अंदर। एग्जैक्टली 10 मिनट बाद मैं मीटिंग रीज्वाइन करूंगा। नंबर नोट कर लो सारे बच्चे। So the 15th problem goes like this. तो 15th प्रॉब्लम में बोला जा रहा है मैक्सिमम हाइट अगर हम 5% बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम हाइट इज दिस v² sin² θ/2g, और इसमें कहा है एंगल को फिक्स रखा है, यानी ये पूरी चीज फिक्स रही। मैक्सिमम हाइट को 5% बढ़ाया, तो 5% मतलब h + h/20, तो यानी 21h/20 हो गई। अगर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 21/20 टाइम्स हो गई, तो जो स्पीड होगी उसकी वैल्यू अंडर रूट 21/20 टाइम्स होनी चाहिए, तब जाके मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 21/20 टाइम्स बनेगी। तो अब बताना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना बढ़ जाएगी। तो रेंज का फॉर्मूला देखिए ये होता है, तो अगर स्पीड की वैल्यू अंडर रूट 21/20 टाइम्स बढ़ी है, तो रेंज की जो वैल्यू होगी, स्पीड की वैल्यू अंडर रूट 21/20, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी को स्क्वायर करना है, तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो रेंज जो होगी वो 21/20 टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू का। हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज बताना है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो सबसे पहले इंक्रीज देखेंगे, तो 21/20 ये फाइनल वैल्यू है माइनस ओरिजिनल वैल्यू, इसमें ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21/20 -1 इंटू 100, ये तो 5% ही आ गया, तो जो रेंज है वो 5% बढ़ गई। मुकुल समझ गए क्या करना है?
कैलकुलेशन तो सही करो बेटे, वरना पूरी मेहनत करके भी आंसर गलत हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है 11, 12, 13, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31। इसमें से 15, 16 मैंने अभी अभी कर दिए हैं। ये सभी प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको नेक्स्ट सेशन में अगर इनमें से कोई डाउट हुआ तो मुझे आप अपनी तरफ से पूछोगे, मैं नहीं पूछूंगा आपसे। जिस बच्चे को करना है वो करे, जिसका भाई फ्यूचर को लेकर जो सीरियस हो, क्योंकि बहुत सारे नॉन सीरियस बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। वो नर्सरी में स्कूल जाते थे और उनका मन होता था कि जल्दी छुट्टी हो जाए। भगवान ने उनकी सुन ली और पूरे साल की छुट्टी दे दी। वो बचपन से ही छुट्टी छुट्टी मांग रहे थे, भगवान ने ऐसी सुनी कि जाओ बेटे घर पे ही बैठो। तो देखो बेटे, अभी तक आप लोग 10th क्लास तक पढ़ते थे तो वो स्कूल में टेस्ट होता था, उसमें नंबर लाने थे। लेकिन अब मामला अलग है, अब आप अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो। अगर अच्छे से पढ़ोगे आईआईटी में सिलेक्शन होगा, आप बड़े इंजीनियर बड़े डॉक्टर बनोगे, एम्स में जाओगे, आईआईटी में जाओगे। और अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो ये मतलब मजाक की बात नहीं है, ये अभी सीरियस मामला है। ये स्कूल में नंबर लाने वाली बात खत्म नहीं होती यहाँ पर कि स्कूल में नंबर ले आए बस मामला पूरा हो गया, वैसा नहीं है ये। तो इट इज सीरियस और सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। तो अगले सेशन में मैं नहीं पूछूंगा, जो बच्चा इन क्वेश्चंस को करे, मेरी एडवाइस है सारे लोग करके देखो, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से करो। सारे बच्चे क्वेश्चन करके देखो, और अगर कोई क्वेश्चन ना हो, वैसे तो तरीका मैंने बता दिया है तो हो जाना चाहिए सभी बच्चों से। इन केस आपसे इनमें से कोई क्वेश्चन ना हो पाए तो मुझे नेक्स्ट सेशन में अपनी तरफ से पूछना। मैं नहीं कहूंगा कि पूछो, आप मुझे पूछना कि सर मुझे एक्सरसाइज E8 में से ये क्वेश्चन पूछना है। सर क्वेश्चन 27। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर इसकी 15th क्वेश्चन है और उससे उसके जैसे और भी क्वेश्चंस हैं, उसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि अपने पास हमें दिया कि थीटा तो कांस्टेंट है, तो मतलब कि अगर हम देखें तो मैक्सिमम हाइट में v स्क्वायर 5% इंक्रीज हुआ और r में भी फिर v स्क्वायर ही 5% होगा, तो हम डायरेक्ट 5% भी कर सकते हैं। बेटे यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर v स्क्वायर है ना। लेकिन अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो मैक्सिमम हाइट में v स्क्वायर बोला है, टाइम ऑफ फ्लाइट में v आएगा ना। इस वे का 15th या फिर उसके जैसे और क्वेश्चन में से डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हो क्योंकि यहाँ दोनों जगह v स्क्वायर है, तो अगर ये 5% बढ़ता है तो ये भी 5% बढ़ता है, सीधी बात। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास v स्क्वायर है, इसलिए कर सकते हो। आपकी बात सही है। ओके सर। मेरा मकसद बेटे आपको तरीका सिखाना है, राइट। तो मैंने आपको तरीका बताया कि एक्चुअली कैसे किया जाता है, ठीक है। आप जो सोच रहे हो वो भी सही। ऑल राइट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटे। सर एक बार 15 क्वेश्चन सर दोबारा समझा दो सर, समझ कम आ रहा है सर, थोड़ा कम समझ आया थोड़ा। बेटे ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। हाँ जी सर। रेंज का फॉर्मूला है। हाँ जी सर। मैक्सिमम हाइट को 5% बड़ा कर दिया, तो पहले थी h, 5% मतलब h/20 ऐड हो गया। तो जब हमने 5% बड़ा किया तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू इतनी हो जाती है 21 h/20। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 21/20 हो गई, तो जो इनिशियल स्पीड है उसकी वैल्यू √21/20 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर था। तो जब बाकी सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है फिक्स रहता है, तो अगर हम इनिशियल स्पीड को √21/20 कर दें तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 21/20 टाइम्स होनी है। तो जो इनिशियल स्पीड है वो √21/20 टाइम्स की जा रही है, और अगर इनिशियल स्पीड को √21/20 टाइम्स करते हो तो रेंज की वैल्यू 21/20 टाइम्स होती है। तो रेंज में इंक्रीज कितना हुआ, तो रेंज की नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू, इतना इंक्रीज हुआ। और हमें परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए ओरिजिनल डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई करते हैं, 5% आंसर है। समझ गए बेटे। बेटे किसने Yes, sir. पूछा था? हाँ जी सर समझ में आ गया। हाँ, कौन बोल रहे हो बेटे? सर हर्षित सर।
हर्षित, लेकिन आपने 15th क्वेश्चन पे बेटे डाउट नहीं लिखवाया है मुझे, ऐसा क्यों? सर सॉल्व नहीं किया था सर, और गलत बात है बेटे हर्षित। चलो अच्छी बात यह है आप कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने सॉल्व नहीं किया था, कम से कम सच बोल रहे हो, आई अप्रिशिएट। झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि नॉर्मली बच्चों से मैं पूछता हूँ क्यों नहीं पूछा, तो बच्चे झूठ बोलते हैं, सर पहले हो गया था अभी नहीं हुआ, वो सर मेरे घर में ना शादी हो रही थी, वो मैं तो शहर के बाहर ही निकल गया था, इस तरह के बड़े बड़े बहाने मारते हैं। हर्षित आपने सच बोला है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगली बार आप होमवर्क अच्छे से करें, ठीक है बेटे? ओके सर। चलो अच्छी बात है, कम से कम सच तो बोल रहे हो। झूठ बोलने का क्या फायदा यार, मेरे से झूठ बोलना मतलब अपने आप से झूठ बोलना। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को मैं इन फॉर्म ऑफ योर प्रैक्टिस छोड़ता हूं। आप इन ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े जा रहे हैं, अगले सेशन में आप इनको अटेम्प्ट करके आइए। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 किस बच्चे का डाउट है, आपको नाम बताना पड़ेगा। सर 22 बेटे नाम बताना पड़ेगा। सर 22 और 5th क्वेश्चन सर लगभग सेम है सर। लगभग नहीं है बेटे, एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम है सर। हाँ 22, 24, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 37, ये चारों सेम है। देखा, मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस का रास्ता खुल जाता है। तो जैसे देखो इतने सारे क्वेश्चन सेम थे, अगर किसी ने एक पूछा तो उससे सारे हो जाएंगे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे तो इतने सारे डाउट हो गए, मैं सर से कैसे पूछूं, उनको संकोच लगता है। बच्चे घबराते हैं कि मेरे तो इतने सारे डाउट है, सर क्या कहेंगे। बेटे एक बात मुझे बताओ, आप ज्यादा समझदार हो कि सर? सर डेफिनेटली ना, तुम्हारी जितनी उम्र है उतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता बस। है कौन कौन सीरियसली पढ़ रहा है और कौन मजाक में पढ़ रहा है। नंबर ऑफ डाउट्स एक्चुअली डज नॉट मैटर बेटे, क्योंकि आपको अगर एक क्वेश्चन फंसा तो लाइन से फंस जाओगे आप। तो आप बच्चों को क्या लगता है कि मेरे इतने सारे डाउट हैं, लेकिन क्योंकि मैं टीचर हूं इसलिए मैं जानता हूं कि इतने सारे नहीं है, एक्चुअली वो एक डाउट। अब जैसे ये चारों क्वेश्चन बेसिकली सेम है, तो चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन 37 समझाता हूं। और इसमें समझाता नहीं हूं, ये एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको हम फ्यूचर में कभी क्लास में प्रूव करेंगे, जब वापस से फिजिकल क्लासेस वगैरह शुरू होंगी, नॉर्मल दिन जिंदगी के वापस आएंगे, अच्छे दिन जब बनेंगे वापस, तो मैं इसको प्रूव करके तब दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, ये रिजल्ट बड़े काम आता है। देखिए 4 क्वेश्चन तो सामने ही है, तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। रिजल्ट ये है कि अगर हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल सपोज करो अल्फा है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम एक प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं यूं ऐसे करके, और ये जो प्रोजेक्टाइल हमने फेंका है वो जाके इंक्लाइंड प्लेन पे लैंड होता है। तो अब देखो, जब इंक्लाइंड प्लेन पे फेंक रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है बेटा पहाड़, पहाड़ पर प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है। नॉर्मली मैंने जो आपको सिखाया है वो जमीन से जमीन का प्रोजेक्टाइल क्लास में मैंने समझाया है। ये थोड़ा सा अलग केस है, इसमें हम पहाड़ के ऊपर प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब मैक्सिमम रेंज क्या होगी, जमीन से जमीन पर मैक्सिमम रेंज क्या होती है ये तो जानते ही होगे, बताओ क्या होती है? v स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। हाँ, क्योंकि रेंज का ये फॉर्मूला है, इसमें साइन 2 थीटा को जब 1 लेंगे तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब जमीन से जमीन चलाते हैं तो मैक्सिमम रेंज ये होती है। अब मैं रिजल्ट बता रहा हूं, याद रखना है। अगर हम पहाड़ पे फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज होती है बच्चों, जमीन वाला रिजल्ट तो आपको याद ही है, तो बस पहाड़ के लिए ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन अल्फा टर्म और आता है, बस ये मैंने याद रखने का तरीका बताया कि जो जमीन वाला रिजल्ट था वही रहता है, बस डिनोमिनेटर में एक 1 प्लस साइन अल्फा टर्म होता है। और ये जो अल्फा है ये पहाड़ का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल है अल्फा, ठीक है? तो ये पहाड़ पर मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। ओके, यस सर। तो अब देखो क्वेश्चन 37 तो हो गया,
क्वेश्चन 37 में सीधे सीधे यही फॉर्मूला ही पूछा है। यस सर। देखिए आप लोग, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन सही है, पहाड़ का एंगल बीटा बोला है। अब मेरा ख्याल है आप लोग क्वेश्चन 5 भी कर लोगे। 5 पे चलो। सर अब तो फॉर्मूला ही यूज करना है सीधा। हाँ, फॉर्मूला यूज करना है, एब्सोल्युटली राइट। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? सर 4000 मीटर। लेकिन एक मेरा सवाल है, क्या क्वेश्चन 5 में हमसे मैक्सिमम रेंज पूछी है? नो सर। सर मैक्सिमम वर्ड सर मिसिंग है सर। क्या मिसिंग है वास्तव में? देखो बेटे, अगर आप बंदूक की रेंज बताओगे तो मैक्सिमम ही बताओगे ना, कहने की जरूरत थोड़ी होती है वहां। यस सर। तो इसलिए वहां पे मैक्सिमम वर्ड एक्चुअली मिसिंग नहीं है। अगर आप राइफल की रेंज बता रहे हो तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ही बता रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, जमीन वाली जो रेंज है उसमें 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड हो जाता है। तो जमीन वाली रेंज, मैक्सिमम रेंज 6000 है, 1 प्लस साइन 30 डिग्री होता है हाफ, तो दिस विल बिकम 4000 मीटर। आंसर मैच करते चलना, सही है कि नहीं? सही है सर, यही। हाँ जी सर, यही है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 हो गया। अब ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं, 22, 24। जल्दी कर लो, अपने आप ही कर लो, मेरे को क्यों करवाओगे यार? इतने सर, बच्चे हो गया। पढ़ा रहा हूँ, खुद करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। 22, 24 कर डालो जल्दी। ओके, 22, 24 डन। क्वेश्चन 22, ग्राउंड पर मैक्सिमम रेंज 5400 है, तो पहाड़ पर क्या होगी? तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1 प्लस साइन अल्फा को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5400 डिवाइडेड बाय 3/2, बाई 2 ऊपर चला गया, 1800 इंटू 2, यानी आंसर इज 3600 मीटर। आंसर जरूर मैच करते जाना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। और Yes, sir, क्वेश्चन यही है। नंबर 24, जमीन पर मैक्सिमम रेंज 500 मीटर है, तो 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पर क्या होगी? बिल्कुल एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो 500 इंटू 2/3, ये आ जाता है अच्छा बेटे, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। क्वेश्चन 24 इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 24 इज नॉट द सेम प्रॉब्लम। फिजिक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिजिक्स में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है लिखा कुछ है, हम समझते कुछ और। फिजिक्स की ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और अगर आप समझोगे कुछ और तो डेफिनेटली आंसर कुछ और आएगा। क्वेश्चन 24 देखो, मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन 24 में लिखा है, जमीन पर जब हम फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज 500 मीटर होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा है जमीन पर मैक्सिमम रेंज 500 मीटर है, अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन पर पार्टिकल को खिसका दें सेम स्पीड से, तो ये खिसक रहा है, प्रोजेक्टाइल नहीं बना रहा बेटे, इंक्लाइंड प्लेन पर खिसक रहा है, तो खिसकते खिसकते इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ेगा, और हम मान के चलेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है। तो देखो, ये जो इंक्लाइंड प्लेन वाली सिचुएशन है उसमें ये प्रोजेक्टाइल नहीं बना रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पर हमने इसको पुश कर दिया है, स्लाइड करवा दिया है, इट इज स्लाइडिंग, प्रोजेक्टाइल नहीं हो रहा है इंक्लाइंड। तो अगर सेम स्पीड से इंक्लाइंड प्लेन पर हम स्लाइड करेंगे
तो ये कितनी डिस्टेंस ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आपने गलत समझा तो डेफिनेटली सॉल्व भी गलत ही करोगे। एक्सक्यूज मी सर। और ये बड़ा कॉमन होता है फिजिक्स में कि लिखा कुछ है हम समझते कुछ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको Excuse me, सिखाया sir. था कि इंक्लाइंड प्लेन पर जो एक्सिलरेशन होता है, अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शन नहीं है, तो नीचे की तरफ g sin 30 डिग्री आएगा। ये याद रखना है बेटे। अगर इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है तो एक्सिलरेशन होता है g sin थीटा। सबसे पहले इसकी स्पीड निकालते हैं। तो हमें बोला गया है मैक्सिमम रेंज 500, तो जो स्पीड हुई √500g हुई। आई होप यू एग्री। अब इंक्लाइंड प्लेन पर मैं थर्ड फॉर्मूला लगाऊंगा। थर्ड फॉर्मूला v² = u² - 2as। माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रिटार्डेशन है इसके पास, तो फाइनली उसको रुकना है। इनिशियल स्पीड यही वाली है -2, रिटार्डेशन इज g sin 30 डिग्री, और हमें ये s निकालना है। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो s की वैल्यू बेटे आती है, देखो g खत्म हो जाएगा, s की वैल्यू 500 मीटर आती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर मैच कराओ। BS। हाँ, और अगर आपने इसको प्रोजेक्टाइल समझ लिया होता तो आपका आंसर आता 333 मीटर, और आपको लगता कि आंसर गलत है, जबकि वास्तव में आप ही गलत हो। आपने क्वेश्चन को गलत समझा है, लेकिन बच्चों को लगता है आंसर गलत हो गया। मेरे से हो गया सर, ऐसे ही कर दिया था मैंने। हाँ, ये गलती बहुत कॉमन है बेटे। मतलब आप लोग तो बच्चे हो, कई बार मेरे से भी हो जाती है। वो तो क्वेश्चन को आपने क्या समझा है उसी के हिसाब से आप सॉल्व करोगे डेफिनेटली। अगर आपने गलत समझा है तो आप गलत सॉल्व करोगे, और आपकी जगह मैं हूं, अगर मैंने गलत समझा है तो मैं भी गलत सॉल्व करूंगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने क्वेश्चन को सही समझ लिया तो आप ये मानो कि 80% काम हो गया है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। फिजिक्स में क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। 24th प्रॉब्लम, अगर किसी बच्चे को इस प्रॉब्लम में कोई डाउट हो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है बाकी के प्रॉब्लम्स के मुकाबले, इंक्लाइंड प्लेन पर इसमें प्रोजेक्टाइल नहीं हो रहा है, तो अगर किसी बच्चे को इस प्रॉब्लम में कोई बात पूछनी हो, बेटे आपको मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, हर्षित से सीखने की जरूरत है। हर्षित ने जैसे बिल्कुल सच सच अपनी बात कही है, आप बिल्कुल बिना डरे मेरे से पूछ सकते। सर, इस क्वेश्चन में थ्रोन अप नहीं लिखा? हाँ बेटे, हमने थ्रो ही किया है। ये देखो, थ्रो किया बेटे, थ्रो, इसको थ्रो ही कहेंगे। थ्रो कहा जाए, पुश कहा जाए, स्लाइड कहा जाए, ये थोड़ी कहा है कि हमने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी एंगल पर थ्रो किया। देखो क्वेश्चन में कोई एंगल लिखा है क्या? आंसर इज नो। नो तो सर। हम तो यही मानेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड किया गया। यस सर। किस बच्चे ने पूछा था डाउट? सर आलोक। हाँ देखो बच्चों, आलोक से सीखो। आलोक ने जो डाउट पूछा वो फिजिक्स का नहीं था। आलोक ने पूछा क्वेश्चन में लिखा क्या है। इस क्वेश्चन में ऐसा, तो इस क्वेश्चन में लिखा है थ्रो। तो देखिए, आलोक का डाउट फिजिक्स का डाउट नहीं है, क्वेश्चन को समझने का डाउट, और ऐसा डाउट बड़ा कॉमन होता है। और किसी को कोई बात पूछनी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन g sin 30 कैसे सर, एक बार बता दो। बेटे एफबीडी बनवाई थी मैंने क्लास में, सबसे पहली एफबीडी, एक पीछे कील गड़ी है, याद आया? यस यस सर, यस इसमें मैंने निकाल के दिखाया था कि एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है। क्या रिजल्ट याद रखना पड़ेगा बच्चे, देखो। ओके 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 सर। ओके, एक्सक्यूज और मी ध्यान सर। रखना g sin थीटा तभी होता है जब इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ हो, क्योंकि बहुत सारे महान लोग ऐसे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन चाहे कोई भी हो, वो अपना g sin थीटा लिए मस्त रहेंगे। तो g sin थीटा तभी रहेगा जब इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ हो। ओके सर। चलिए अब हम इस क्वेश्चन 24 से आगे एक्सक्यूज बढ़ते मी हैं। सर। हाँ बोलो बेटे। सर जैसे सर हमने ये वाले जो क्वेश्चंस किए थे, आपने ये जो करवाया पहाड़ पर कि हमने मैक्सिमम रेंज वाले, लेकिन सर हाँ क्वेश्चंस में सिर्फ ये हमें एक क्वेश्चन में ये पूछे द रेंज एट एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। हम ये क्यों नहीं मान सकते कि जो हमारे प्रोजेक्शन का एंगल है वो सिर्फ 45 डिग्री से चेंज होके 30 डिग्री हुआ है? नहीं समझा बेटे मैं। आप लेवांश बोल रहे हो? सर लक्ष्य लक्ष्य बोल रहे हो बेटे? अलग से पूछना, ओके अभी सर। मीटिंग के बाद मेरे को फोन करके ना अलग से डिस्कस कर। ओके सर। ओके सर।
चलो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 26 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन 26 भी इंक्लाइंड प्लेन वाला है और बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने किया। तो चलिए मैं 26 आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन 26 में कहा है कि इंक्लाइंड प्लेन के नीचे वाला पॉइंट है ए पॉइंट से हमने एक ब्लॉक को स्लाइड किया। इनिशियल वेलोसिटी में इसकी यू मान रहा हूं। स्लाइड किया, ये ऊपर चढ़ता हुआ गया और जब ऊपर चढ़ा तो उसके बाद इसने प्रोजेक्टाइल बनाया और प्रोजेक्टाइल बना के उसको ये गड्ढा पार करना है। ये जो गड्ढा है ये 40 मीटर का है और ये वाला एंगल क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री। एंगल देख लो ध्यान से, इधर वाला 45 है तो इधर वाला भी 45 ही होगा। तो आपको बताना है कि कितनी स्पीड से हम इसको स्लाइड करें। तो इंक्लाइंड प्लेन पर बेटे प्रोजेक्टाइल नहीं बन रहा है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 26 भी ऐसा ही है और बच्चे इसलिए गलती करते हैं क्योंकि बच्चों को लगता है प्रोजेक्टाइल बन रहा है। तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं बन रहा है, ठीक है। आपको इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई दी है तो सबसे पहले मैं ये वाली स्पीड निकालता हूं। क्वेश्चन ने कहा है गड्ढा जो था 40 मीटर का था और ये गड्ढा जस्ट पार हुआ। मतलब जस्ट पार हुआ यानी कि जो रेंज की वैल्यू है वो 40 मीटर है और रेंज की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई जी 45 डिग्री एंगल के लिए। ये 40 मीटर है तो जो v होगा वो अंडर रूट 40g होगा। ये जो स्पीड आई है ये ऊपर वाली स्पीड है और हमें नीचे वाली पूछिए, नीचे कितनी स्पीड से खिसकाते हैं ताकि ये गड्ढे को पार करने में कामयाब हो जाए। तो मैं थर्ड फॉर्मूला लगाऊंगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। थर्ड फॉर्मूला, इसमें फाइनल स्पीड हमने अभी निकाली है, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इनिशियल हमसे पूछी है -2। एक्सिलरेशन की जो वैल्यू होगी, एक्सिलरेशन नहीं एक्चुअली रिटार्डेशन होगा और वो होगा g sin 45 यानी g अपॉन रूट 2 होगा। और s की वैल्यू, s यानी डिस्टेंस की वैल्यू 20 रूट 2 दे रखी है। तो देखिए ये रूट 2 कटा और ये 20 इंटू 2 मिला के 40g हो गया। 40g इधर आ गया, 80g इक्वल टू यू स्क्वायर। तो जो u की वैल्यू है वो अंडर रूट 80g आती है। g को अगर 10 डालोगे तो ये 40 रूट 2 आती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर जब सर जो इंक्लाइन प्लेन है सर, सर उसके बाद सर जो वो प्रोजेक्टाइल करेगा सर, बॉडी है जो। बेटे इंक्लाइन प्लेन पार होने के बाद क्या बॉडी हवा में आएगी? हम हाँ जी। तो हवा में जो हाँ बॉडी जी। आती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करती है बेटे। सर 20 रूट 2 नहीं आना चाहिए रूट 2 आएगा सर, 40 रूट 2 कैसे सर? यस सर। आई एम सॉरी 20 रूट 2 आएगा बच्चों। यू आर राइट। करेक्ट ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई बात और पूछना चाहते हो? नो सर। बहुत No, अच्छा। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 35 पर। 35, 36 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मीटिंग अगर डिस्कनेक्ट होती है तो आप लोग रिज्वाइन कर लेना। 35, 36 जल्दी जल्दी करते हैं। आइए, प्रॉब्लम नंबर 35 करने जा रहे हैं। तो एक किसने पूछा है? सबसे पहले तो नाम बताइए। प्रॉब्लम 35 जिस बच्चे ने पूछा है। बेटे नाम बताइए। थर्टी 35 किसने पूछा है? कौन है वो? कौन? बेटे आवाज ही नहीं आ रही आपकी। चलो ठीक है, मैं करता हूं। एक एरोप्लेन है, तो ये रहा हमारा राफेल। ये उड़ रहा है जमीन से 1500 मीटर की हाइट पर।
1500 मीटर ऊपर यानी 1.5 किलोमीटर ऊपर ये प्लेन उड़ा जा रहा है और इस प्लेन की जो रफ्तार है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। ये एक एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से निकला, तो नीचे हमने एक गन लगा रखी थी। गन मतलब कोई टैंक होगा और टैंक इस प्लेन को मारना चाहता है। तो ये जो एरोप्लेन है ये इस टैंक के ऊपर से गुजरा और जिस समय ये ऊपर से गुजरा तो उसी समय हमने टैंक से गोली चला दी। अब हम टैंक से गोली ऊपर की तरफ तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब तक गोली ऊपर पहुंचेगी तब तक तो एरोप्लेन आगे बढ़ जाएगा। हमारा गोली ऊपर जाके टैंक पे वापस आके, तो हम कोई पाकिस्तानी तो है नहीं, इतने बड़े बेवकूफ तो है नहीं, हम तो इंडियंस हैं। तो हम तो भाई कुछ एंगल पे गोली चलाएंगे, क्योंकि एरोप्लेन आगे बढ़ रहा है। तो हम जब किसी एंगल पे गोली मारेंगे तब हमारी गोली जाके हो सकता है एरोप्लेन को मारे जाके। हम चाहते हैं कि एरोप्लेन मरना चाहिए। हमने जो गोली चलाई है वो 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलाई। तो आपको बताना है कि कौन से एंगल पर हम गोली चलाएं जिससे कि हमारी गोली एरोप्लेन को लगने में कामयाब हो जाए। तो देखो बेटे, मैं एक बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं। ये जो हमने गोली चलाई है ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और बेटा एरोप्लेन जिस रफ्तार से उड़ रहा है उसी रफ्तार से गोली को भी आगे बढ़ना होगा, तब जाके एक समय पर गोली प्लेन को लगेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो गोली चलाई है वो प्लेन को लगे जाकर, तो इसके लिए एरोप्लेन की जो रफ्तार है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सेम वही रफ्तार गोली की होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रफ्तार होने का मतलब है जितना आगे प्लेन जाएगा उतना ही एग्जैक्टली आगे गोली पहुंचेगी सेम टाइम में। मतलब जो गोली की लोकेशन है वो हमेशा प्लेन के नीचे होगी, और अगर गोली हमेशा प्लेन के नीचे होगी तभी वो एक दिन नहीं मतलब एक समय पर जाके प्लेन को मारेगी। तो अगर प्लेन को मारना है तो जो हॉरिजॉन्टल रफ्तार प्लेन की है वही हॉरिजॉन्टल रफ्तार गोली की होनी चाहिए। तो यानी गोली का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 200 होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 400 साइन थीटा लिखा जाएगा अगर थीटा एंगल मान के चले। तो यहां से साइन थीटा 1/2 यानी थीटा आता है 30 डिग्री। तो अगर आप इस प्लेन को मारना चाहते हो, तो जो गोली है वो 30 डिग्री एंगल पे आपको चलानी होगी। एक्सक्यूज मी सर, cos थीटा। ओ बेटे आई एम सॉरी बेटे, कॉस थीटा ही आना चाहिए। कॉस थीटा 1/2 तो थीटा 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री पर गोली चलाओगे और ये गोली बिल्कुल उसी समय चलानी है जिस समय प्लेन ऊपर था। उसी समय 60 डिग्री पर अगर आप फायर करोगे तो आपकी गोली को प्लेन को जाके लगेगी, इसके चांसेस बनेंगे। अदरवाइज तो गोली प्लेन को लगे इसका चांस ही नहीं बनता। अब क्वेश्चन नंबर 35 तो ये था। क्वेश्चन 36 में कहा गया है कि कितनी हाइट पर हमको प्लेन उड़ाना चाहिए ताकि गोली ना लगे। तो बेटा 60 डिग्री पे गोली चलाएंगे तभी वो लग सकती है। 60 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट क्या है? v² sin² 60/2g। यहां पे v की जगह 400 डाल दो, तो 400 का स्क्वायर कर लो और sin² 60 3/4 हो जाएगा। 2g को 10 डाल देते हैं, तो 4 × 10 यानी 40 हो गया। 40 से 400 को काटो 10 आ गया, ये 5, तो ये हो गया 6000 मीटर। तो अगर ये जो हमारी गोली चलाई है हमने, ये 6000 मीटर तक ही ऊपर उठ सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि प्लेन को गोली किसी हालत में ना लगे तो आपका जो प्लेन है वो 6000 मीटर से ज्यादा हाइट पर होना चाहिए। तो मिनिमम हाइट पूछिए तो 6000 मीटर आंसर देंगे। क्वेश्चन 36 का ये आंसर होगा। समझ गए बच्चों? यस किसी सर। बच्चे को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो इन दोनों क्वेश्चन में, 35 36। अदरवाइज हम 38 पर जाते हैं। थर्टी 36 में कुछ पूछना चाहता है कोई बच्चा? चलिए हम 38 पर चलते हैं।
प्रॉब्लम 38, एक लड़का चिड़िया को मारना चाहता है। 38 से पहले बच्चों में 39 सॉल्व करके दिखाऊंगा। 39 किसने पूछा, अपना नाम बताओ। प्रभे। देखो बेटे, ये प्रोजेक्टाइल हमने फायर किया, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, और कहा गया है वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो रही है। ये जो थोड़ी देर बाद वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो रही है, तो आपको इस वेलोसिटी की वैल्यू बतानी। तो जब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होंगे तब वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटे, ये एंगल है थीटा। आई होप कि तुम समझ जाओगे कि ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे u cos थीटा हॉरिजॉन्टल, u sin थीटा वर्टिकल हुआ। ये जो v है, v के कंपोनेंट हुए, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हुआ, और 90 माइनस थीटा होने का मतलब ये कंपोनेंट हुआ v sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। तो v sin थीटा और u cos थीटा बराबर हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, v की वैल्यू हो गई u cot थीटा। ये आंसर है, समझ गए बेटे। यस सर। यस सर। सवालों पे मत फंसो यार, थोड़े बड़े हो जाओ अब प्रॉब्लम 38 करने जा रहे हैं। एक लड़का चिड़िया को मारना चाहता है। पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या होगा जिंदगी में, चिड़िया और मच्छर ही मारेगा। चिड़िया 100 मीटर दूर है और जमीन पे बैठी हुई है। ये है हमारी चिड़िया, इसको मैं लिख रहा हूं बी, बी फॉर बर्ड। चिड़िया। और ये है लड़का, पी फॉर पर्सन। पर्सन ने चिड़िया मारी। अब देखो, चिड़िया जमीन पे बैठी है तो गोली है वो थोड़ी ऊपर की तरफ चलानी होगी ताकि गोली जाके चिड़िया को लग सके। तो सवाल ये पूछा है कि गोली का जो निशाना है वो चिड़िया से कितने हाइट पे लेना पड़ेगा, ये हाइट बताना है। गोली का जो निशाना लगा रहे हैं हम, वो कितनी हाइट पर लगाना चाहिए। और गोली की जो रफ्तार है वो बताई गई है 500 मीटर पर सेकेंड। बहुत तेज चल रही है ये गोली, 500 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। देखो बेटे, गोली की रफ्तार बहुत ज्यादा है, मतलब गोली बहुत फास्ट जा रही है। गोली बहुत ज्यादा फास्ट जा रही है और जाना सिर्फ उसको 100 मीटर ही है। मतलब गोली को चिड़िया तक पहुंचने में आधे सेकंड से भी कम टाइम लगने वाला है। आप गोली चलाओगे, ऑलमोस्ट वो तुरंत की तुरंत चिड़िया को लग जानी, अगर आपका निशाना सही हुआ तो बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल बनाएंगे गोली का, ये बहुत छोटा एंगल बनाएंगे। मतलब चिड़िया से जरा सा ऊपर ही निशाना रखेंगे। अगर बहुत ज्यादा ऊपर रखोगे तब तो गोली निकल जाएगी, पता नहीं कहां। तो ये जो एंगल हमको बनाना है, ये बहुत छोटा एंगल बनाना पड़ेगा। डू यू एग्री टू दिस? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक बेहद जरूरी रिजल्ट बताऊंगा जो फिजिक्स में कम से कम 2000 बार काम आएगा 2 साल के अंदर। बहुत ही जरूरी रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूं। इसको आप अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो, और सबसे अच्छी लिखने की जगह होती है आपका दिमाग, वहां पे लिख लोगे तो झंझट हमेशा के लिए खत्म। फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल बहुत छोटा है
ऑलराइट, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर एंगल बहुत छोटा हो, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होती है। जो एंगल की वैल्यू होती वही साइन थीटा होती। जैसे देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये वैल्यू बराबर होती है। अगर एंगल बहुत छोटा है तो बहुत छोटा का मतलब 5 डिग्री के आसपास, 5 डिग्री से कम या 5 डिग्री से 1-2 डिग्री ऊपर नीचे, मतलब बड़ा एंगल नहीं होना चाहिए। तो 5 डिग्री के नीचे नीचे रहे, 5 डिग्री से 6 भी हो जाए तो कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ा ना हो। तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होती है, और टैन थीटा की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होती है फॉर स्मॉल एंगल। जैसे टैन 0 भी 0 होता है, तो बिल्कुल ये जो टैन थीटा है उसकी वैल्यू थीटा के बराबर होती है। अगर एंगल छोटा है केवल तभी, और छोटा एंगल मतलब 5 डिग्री के नीचे नीचे हो, 5 डिग्री के क्लोज तक जा सकते हैं, जरा बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, 5-6 डिग्री हो जाए। ये रिजल्ट याद रखना है बेटे। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो चिड़िया को मार रहे हैं, तो जो एंगल होगा वो डेफिनेटली छोटा होगा, 100% छोटा होगा, और रेंज हमें 100 मीटर मिलनी चाहिए तभी चिड़िया मरेगी। तो रेंज का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा v² sin 2 थीटा बाई जी। ठीक है, रेंज हमें 100 मीटर दे रखी है, जी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, v² यानी 500 का स्क्वायर कर देते हैं, 500 इंटू 500, और ये जो साइन 2 थीटा है, क्योंकि एंगल छोटा है, अभी मैंने बताया है साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो जो साइन 2 थीटा है ये हम इसको लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हुआ हो तो पूछ सकते हो। सर हाँ बेटे। सर नेट पे साइन 3 की वैल्यू 0.052 है सर। आपको नेट पे ज्यादा विश्वास है कि मेरे पे? सर मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ कि नेट पे रॉन्ग है, मतलब। एक मिनट, आपको नेट पे ज्यादा विश्वास है कि मेरे पे? आप पे ही है सर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, जो नेट पे लिखा है बेटे वो भी सही। अब आप कहोगे ये कैसे सही हो सकता है? बेटे देखो, मैंने अभी जो आपको ये रिजल्ट बताया है, क्या आपको समझ में आता है कि ये फिजिक्स नहीं बताई है मैंने? यस सर। ये रिजल्ट किस सब्जेक्ट का है? मैथ्स। मैथ का है ना, तो मैंने इसकी जिम्मेदारी मैथ वाले सर पे छोड़ रखी है कि वो एक दिन आपको समझाएंगे। एक दिन मैथ वाले सर अवतार लेंगे, दुनिया में आएंगे और आपको समझाएंगे कि ये कहां से आया, इसका क्या मतलब है। अभी क्योंकि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं जस्ट आपको रिजल्ट बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि नेट पे वो लिखा है और मैं उसको समझाने लगूंगा तो वो मैथ हो जाएगी ना बेटे। ओके सर, फिर पता नहीं था ना सर पहले। हाँ बेटे, वो मैथ हो जाएगा, और अभी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो फिजिक्स में मैं जस्ट आपको ये मैथमेटिक्स का रिजल्ट है जो बता रहा हूं। मैं ये रिजल्ट पहले भी बता सकता था जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, लेकिन अगर मैं तब बताता तो अब तक तुम भूल चुके होते। ठीक है, चलो आपके लिए मैं इतना और बता देता हूं कि इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते समय एक कंडीशन होती है कि ये जो एंगल है ये एंगल रेडियंस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि साइन 3 डिग्री इज 3, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी तो होती ही नहीं ना। तो साइन 3 डिग्री क्या होगा, देखो बेटे 3 डिग्री की वैल्यू है 3 पाई बाई 180 रेडियन।
क्योंकि मैंने आपको क्लास में एक रिजल्ट सिखाया था, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। तो जो 3 डिग्री होगा वो 3 पाई बाई 180 रेडियन होगा। ठीक है, तो ये डिग्री में नहीं एंगल होना चाहिए, एंगल होना चाहिए रेडियन में। तो देखो बेटे साइन 3 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि 3 डिग्री एक छोटा एंगल है, डेफिनेटली 3 डिग्री बहुत छोटा एंगल होता है, और छोटे एंगल के लिए मैंने रिजल्ट बताया है साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो साइन 3 डिग्री को रेडियन में लिखो, तो साइन 3 डिग्री मतलब इतने रेडियन, और क्योंकि छोटा एंगल है तो जो एंगल है वही साइन की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू हुई 3 पाई बाई 180। पाई की वैल्यू क्या होती है सभी को पता है, 3.14 होती है, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, मैं इसको सॉल्व करके आपको इसका वैल्यू बता रहा हूं। कैलकुलेटर मुझे कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो है 0.052333। अब आप बताओ नेट पर आपने क्या वैल्यू देखी? सेम ही है सर। देखा ना, मैंने तो कहा था कि मैं सच कह रहा हूं। सर आपने फिर Okay. रेडियन बताया था ना पहले। हाँ, जरूरत नहीं थी ना बेटे, इसलिए नहीं बताया। देखो एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम। मेरा ख्याल है मैं ये जानता हूं कि आपको मुझे कोई चीज कब बतानी है। तो कुछ चीजें सही, जैसे मैंने अभी ये रिजल्ट बताया, ये रिजल्ट मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन पहले बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि यूज नहीं होता। आज ये यूज हो रहा है तो मैंने आज आपको बताया। तो इस रिजल्ट को चलो बता दिया है, तो अब आप लोग याद भी रखना कि ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को इस्तेमाल करने में कंडीशन ये है कि जो एंगल है उसकी वैल्यू रेडियन में ही होनी चाहिए, डिग्री में नहीं होनी चाहिए। समझ गए अरमान? अरमान, अरमान बोल के भी बता दो भाई, मैसेज ही करके बताओगे क्या? सर वो पीसी पे है शायद, पीसी पे फिर वो अच्छा बोलो। पीसी पे है, ओके ओके। चलिए, तो इस रिजल्ट को यूज करते समय एंगल को डिग्री में होना कंपलसरी। चलिए, तो ये क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलिए, अब एक बात और, छोटा एंगल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, टैन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। तो यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया। वैसे मैंने आपको गलत बताया है, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 होता है। मैंने आपको गलत बताया है, छोटे एंगल के लिए होता है, लेकिन अभी के लिए हम इसको 1 लिख रहे हैं। तो cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। यहां पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये 2 नीचे आएगा और 500 और 2 मल्टीप्लाई होके 1000 होंगे, 1000 से ऊपर वाला 1000 कट के 1 बन जाएगा। तो मेरे पास साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/1000 आ रही है। साइन थीटा अभी अभी सिखाया है अप्रोक्सीमेटली थीटा है, और जो थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा है, और थीटा की वैल्यू टैन थीटा के बराबर है। तो ये जो थीटा है इसको मैं टैन थीटा लिख सकता हूं 1/1000। अब मैं चाहता हूं आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये रहा ट्रायंगल। आई होप यू कैन सी दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में टैन थीटा की वैल्यू h/100 आती है। तो टैन थीटा को h/100 रखोगे तो h की वैल्यू आती है 1/10, और ये मीटर में आ रही है। सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। मैंने कोई मिस्टेक की है क्या? हाँ मैंने मिस्टेक की है, ये 500 था। ये 500 था, तो मुझे 500 दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। आई एम रिपीटिंग द कैलकुलेशन। ओके, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है 1/500। मैंने बाई मिस्टेक उसको 1/1000 लिख दिया था वहां पर। ये 1/500 है। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा है, और जो थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा है। टैन थीटा की वैल्यू h/100 इस ट्रायंगल से निकाल के रखे हैं।
तो h by 100 is 1 by 500, 0 कट गया, h की वैल्यू 1 by 5 मीटर और 1 by 5 मीटर का मतलब 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। आंसर आप लोग मैच करा सकते हो और ये रिजल्ट आपको काम आने शुरू हो गया आज के दिन से। आज मैंने बता दिया, अब काम आता रहेगा फ्यूचर में, जब भी यूज होगा मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये रिजल्ट पता है, याद है। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको समझा दिया। कोई बात पूछना चाहते हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। तो आई हैव डन इट। 39 हो गया, 38 हो गया। तो सर कौन सा इसको बच्चा? रिजल्ट का कोई वे है? हाँ इसको विदाउट रिजल्ट करने का कोई वे है? बेटे विदाउट रिजल्ट क्यों करेंगे? रिजल्ट क्यों बनाया जाता है? रिजल्ट सही करने के लिए बनाया जाता है। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था तो मैं पूछ रहा था अगर विदाउट हो सके तो अल्टरनेटिव मेथड कोई हो तो। कैसा कंफ्यूजन बेटे? सर अभी तो आपने बता दिया ना। आप कौन से रिजल्ट से बचना चाह रहे हो? इस वाले से? यस देखो यहाँ मैंने कितने, एक मिनट, कौन बोल रहे हो? पहले अपना नाम बताओ। प्रियांशु शर्मा। हाँ प्रियांशु, देखो बेटे मैंने यहाँ पर इतने सारे रिजल्ट यूज किए हैं, तुम किससे बचना चाहते हो? एक तो मैंने ये रिजल्ट यूज किया है, एक मैंने ये यूज किया है, एक मैंने इसको यूज किया है, एक मैंने यूज किया है tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तुम किससे बचना चाहते हो? तो जो भी नए वाले बताए सर, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा और किससे बचना चाहते हो? यस सर। किससे बचना चाहते हो? यस सर। क्यों, इससे क्यों नहीं बचना चाहते हो? फिर उसमें नहीं कंफ्यूज होता सर। तो बेटे देखो, जिंदगी में धीरे धीरे नया तो सीखते हैं ना। देखो डाउट्स मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोगों को जो बातें जाननी है, जरूरी है आपके लिए, वो मैं आपको सिखा सकूं, इसीलिए डाउट सेशन ले रहा हूं, है ना। मैं बैठ के 1-1.5 घंटे 2 घंटे आप लोगों से बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको कुछ नई बातें बतानी है बेटे। और ये मॉड्यूल किसने बनाया है? मैंने ही बनाया होगा, है ना। यस सर। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया होगा इस मॉड्यूल को। तो मुझे पता है कि मॉड्यूल में कहां पर कौन सा क्वेश्चन आपको मिलेगा और उस क्वेश्चन को बताते समय मैं आपको क्या सिखाऊंगा। ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं, दिस इज वेल प्लान्ड बेटे। आप अपनी जिंदगी बिना प्लानिंग के हो सकता है जी रहे हो, लेकिन हम आपको जो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इट इज वेल प्लान्ड। हमें पहले ही पता था कि हम सबसे पहले आपको मैथमेटिकल टूल सिखाएंगे, फिर वेक्टर सिखाएंगे, फिर काइनेमेटिक्स पे जाएंगे। आज वर्क पावर एनर्जी खत्म, थोड़ा 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में शुरू करूंगा। तो ये प्लान के हिसाब से जा रहे हैं। तो प्रियांशु बच्चे, अगर आप इससे बचना चाह रहे हो, मेरी आपको एडवाइस है, बचने की कोशिश मत करो, सीखो। क्योंकि आज तो बच जाओगे, लेकिन अभी 2-4 दिन बाद हम इसको फिर यूज करेंगे, फिर क्या करोगे? तो बचना नहीं है, उसको समझना है। ओके प्रियांशु? यस सर। हाँ, उसको समझो बेटे, बचने की कोशिश मत करो। क्योंकि देखो पिछले 6 महीनों में आपने कितना कुछ नया सीखा। आप पुली वाले क्वेश्चन कर पाते थे क्या? नो सर। आपने करना सीखा, फ्रिक्शन के बारे में सीखा, वर्क एनर्जी के बारे में सीखा, वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, सबके बारे में, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कितना कुछ आप सीख रहे हो। ऐसे बाकी सब्जेक्ट में भी सीख रहे हो। मैथमेटिक्स में सर आपको सिखा रहे हैं, सेट्स के बारे में सिखाया, सीक्वेंसेस एंड सीरीज सिखाया, ऐसे केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखा वगैरह। तो बेटे सीखने के लिए है, तो बचना नहीं है बेटे, इसको सीखना है। ओके? यस सर। हाँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में बचने का कोई फायदा नहीं। अगर मान लो मैं बता सकता हूं ऐसा तरीका जिसमें ये आपका रिजल्ट यूज ना हो, बट आई डोंट वांट इट। मैं चाहता हूं कि आप क्योंकि ये सही तरीका है और आप, मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को सही तरीका बताऊं। कोई मैं गलत सलत तरीका बताऊं जो एक क्वेश्चन में तो काम आपकी मदद करेगा, बाकी क्वेश्चंस में यूज नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं। चलिए, तो दिस वाज क्वेश्चन 36, सॉरी 38। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन 38 में कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। सर cos थीटा की वैल्यू करके मत पूछो। हाँ बेटे, सर cos थीटा की वैल्यू इसमें 1 कैसे होगी? cos थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है छोटे एंगल के लिए। एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है, और क्योंकि एंगल छोटा है तो ये थीटा स्क्वायर तो
बहुत ही छोटा हो गया, तो वी आर नेग्लेक्टिंग दिस। ओके सर। और कोई बात पूछना चाहते हो, पूछ लो बेटे। अब एक, हाँ बोलो। अप्रोक्सीमेटली, मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली। तो आप अगर आप cos थीटा 1 लोगे तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर मिलने वाला है। बेटे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 10,000 में अगर हम 1 प्लस करें तो आंसर क्या आता है? नहीं बेटे, 10,000 ही आता है। देखो बेटे, मुकुल बोल रहे हो? सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो। 10,000 में अगर आप 1 प्लस करते हो ना, तो वो 10,000 ही होता है यार। वो जो एक आपने प्लस किया ना, उसका कोई मतलब नहीं। फिजिक्स में क्योंकि हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ रियल लाइफ, तो हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमारे काम की चीज क्या है। अगर 10,000 में 1 प्लस कर रहे हो या 1 माइनस कर रहे हो, 1 क्या छोड़ दो, अगर आप 10 प्लस कर रहे हो, आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपके 10 रुपए गिर गए, तो आपको चिंता नहीं करनी है बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ा है। 10,000 रुपए के सामने 10 रुपए कुछ मायने नहीं रखता है। तो फिजिक्स में हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे लिए मीनिंगफुल चीज क्या है। अब कई बार मान लो ये लिखा है, ऐसा आगे होगा, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 9 x टू द पावर 7 प्लस 1/7 x क्यूब प्लस 8 x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिखा है। अब ये जो x की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी है 0.01। तो बेटे देखो जरा ध्यान दो, ये जो पूरी चीज लिखी है, इस पूरी चीज में ये चीज बेकार है, क्योंकि 0.01 का पावर 4 करोगे तो इतने सारे जीरो वहां आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने जीरो आ जाएंगे। अब जब ये नंबर आप प्लस करोगे 2 में, तो आपको 2 ही मिलेगा ना, क्योंकि ये नंबर की कोई औकात ही नहीं है 2 के सामने। तो फिजिक्स में हम हमेशा ये ध्यान देते हैं कि हमारे काम की चीज क्या है। तो अगर एंगल बहुत छोटा है, आप खुद ही लिख रहे हो कि एंगल इज स्मॉल, तो 1 में से ये एंगल माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा। इसलिए मैंने कहा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 ले सकते हो, ठीक है? ओके, और कोई बात पूछनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? नहीं पूछनी है। अब बेटे इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2 मोर देन 1 की। मोर देन 1 की एक्सरसाइज 2, और मेरा ख्याल है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 आपने पूछा है, ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। तो ये हम तब सॉल्व करेंगे जब रिलेटिव मोशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस क्वेश्चन के पास आप लोग लिख लीजिए रिलेटिव मोशन। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मेरा ख्याल है आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे, ये सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तब तक आपको वेट करना होगा जब तक सर्कुलर मोशन आप ना सीख ले। तो मतलब ये तीनों क्वेश्चन राइट नाउ हमारे डिस्कशन में नहीं आते, ये हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। अब हम एक्सरसाइज 1 में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में इस वक्त कोई भी क्वेश्चन आपने जो डाउट पूछे हैं वो डिस्कशन योग्य नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक्सरसाइज 1 में चलते हैं। एक्सरसाइज 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो ग्राफ्स का क्वेश्चन है। वी विल बी लर्निंग अबाउट ग्राफ्स लेटर। तो क्वेश्चन 1 को राइट नाउ डिस्कशन हम नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 किसने पूछा, अपना नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 किसने पूछा है मोर देन 1 चॉइस का, नाम बताइए। बेटे जल्दी बोलना पड़ेगा तभी मैं बताऊंगा। आई अज्यूम कि कोई नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 किसने पूछा है, अपना नाम बताइए।
क्वेश्चन नंबर 4, एक बॉडी के पास एक्सिलरेशन है, तो बेटा अगर बॉडी के पास एक्सिलरेशन है तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है, उसकी स्पीड कम भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है स्पीड में कोई फर्क ना पड़े, केवल डायरेक्शन में फर्क पड़े, क्योंकि एक्सिलरेशन होने से वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, और वेलोसिटी मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों को देखना है। तो स्पीड भी बदल सकती है, डायरेक्शन भी बदल सकती है, और दोनों भी बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, अगर बॉडी एक्सिलरेट हो रही है तो पहला ऑप्शन, इट मे स्पीड अप, हाँ हो सकता है स्पीड बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। इट मे स्पीड डाउन भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। अगर एक्सिलरेशन है तो वेलोसिटी तो बदलेगी। और चौथा, सेम स्पीड हो, हाँ ये हो सकता है सेम स्पीड हो, डायरेक्शन बदल जाए। तो अगर स्पीड सेम है, डायरेक्शन बदल गया, तो हम कहेंगे एक्सिलरेशन है बॉडी के पास। तो स्पीड सेम हो सकती है। हाँ नहीं बेटे, देखो ये भले ही ऊपर हेडिंग पड़ी है मोशन इन वन डायमेंशन, लेकिन ऑप्शन में साफ साफ लिखा है कि मे रिमेन, मे मूव। एक वर्ड पे ध्यान दो, मे मतलब ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल तो है, इसको हम मोशन इन वन डायमेंशन के नजरिए से नहीं देखते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 9 कौन पूछ रहे हैं, नाम बताइए। चाहत। चाहत पूछ रही है, तो चाहत की फरमाइश पर क्वेश्चन नंबर 9 मैं करके दिखा रहा हूं। तो प्रॉब्लम 9 इज दिस, एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, वो ग्राफ मैं आपकी मदद के लिए बना रहा हूं यहां पर, और 10 सेकंड तक तो कुछ नहीं है, 10 सेकंड, 18वें सेकंड से कुछ दिखना शुरू होता है ग्राफ, ऐसे स्ट्रेट लाइन टाइप से बनता है, और 30 सेकंड पे आते आते काम खत्म हो जाता है, और उसके बाद ये 40 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है ये एक्स वर्सेस टाइम है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में लिखा है एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, टाइम जब जीरो था, टाइम जीरो था, तो x की वैल्यू -16 बताई गई। ठीक है चाहत? जी सर। बेटे मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है ग्राफ में, एक्चुअली यहाँ पे भी ऐसे लाइन सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि 18 सेकंड के पहले वेलोसिटी तो कुछ फिर दिखाई नहीं देगी। 18 सेकंड पर वेलोसिटी अचानक बढ़ गई, उसके बाद बढ़ने के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होते होते 24वें सेकंड पर ये जीरो हुई, और उसके बाद नीचे आई, 30वें सेकंड पर इसकी वैल्यू -6 हो गई, और उसके बाद -6 वेलोसिटी कंटिन्यू रही। ठीक, तो इस तरह की सर। वेलोसिटी है। मैं चाहता हूं आप लोग सबसे पहले इस ग्राफ को समझे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर एक बार रिपीट कर दो, मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूं। हाँ जी सर। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें पहले 18 सेकंड तक वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, 18 सेकंड पर अचानक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो गई, अचानक बढ़ गई। फिर धीरे धीरे डिक्रीज होके 24वें सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 आती है, फिर 0 से एक और नेगेटिव होती है, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन पलट गया है। तो अभी तक हमारा पार्टिकल इधर जा रहा था, अब इधर जाना शुरू हो गया 24 सेकंड के बाद, तो डायरेक्शन पलट गया, और फिर 30 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू -6 हुई, और 30 से 40 तक -6 स्पीड कंटिन्यू रही। ये जो ग्राफ लिखा है उस ग्राफ को देखकर हम इतना कुछ समझ पा रहे हैं। शुरुआत में वो x इक्वल टू -16 पर था, तो मैं x एक्सिस बना रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। शुरुआत में वो यहां कहीं पर था हमारा पार्टिकल, ठीक है।
अब सवाल शुरू होता है, ऑप्शन शुरू होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, पहले दो ऑप्शंस में मैक्सिमम वैल्यू बता रहे। तो देखो बेटे, क्या आपको समझ में आ रहा है 24 सेकंड तक वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है? क्या आपको ये समझ में आता है? यस सर। तो बेटे पॉजिटिव वेलोसिटी जो होगी उसकी वजह से पार्टिकल, कौन बोल रहा है? तो 24 सेकंड तक उसकी जो वेलोसिटी है वो राइट डायरेक्शन में रहेगी, और राइट डायरेक्शन में रहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा। कितने सेकंड तक? कितने सेकंड तक? 24 सेकंड। 24 सेकंड तक। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्टली इसी 24 सेकंड पे होने वाली। डू यू एग्री? यस सर। हाँ, तो पहले तो जो दो ऑप्शन हमको लिखे हैं उन दो में से कोई एक ही सही होगा डेफिनेटली, और 24 सेकंड पर हमें देखना है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो 24 से पहले तो मैं 18 पर देखता हूं, क्योंकि पहले 18 सेकंड तक वेलोसिटी फिक्स रही, तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रही है 18 सेकंड तक। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी 18 सेकंड तक 36 मीटर की दूरी ट्रेवल होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। और 36 मीटर ट्रेवल होने का मतलब बच्चों -16 से वो 20 पर पहुंच जाएगा। चाहत, ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, तो जब 18वां सेकंड आएगा तो वो 20 एक्स कोऑर्डिनेट 20 मीटर होगा। तो आप देखिए तीसरा ऑप्शन रॉन्ग है। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। तीसरा ऑप्शन रॉन्ग है। 36 मीटर उसने डिस्टेंस चली है, लेकिन उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 20 मीटर ही है, क्योंकि वो -16 पर शुरू हुआ था। अगर ओरिजिन से शुरू हुआ होता तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 36 जरूर होता। इतनी बात समझ में आती है बच्चों? अब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो dy/dx होता है ये y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप होता है, याद है? यस सर। तो बेटा फिर ये कौन है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप सर। और वो बेटे एक्सिलरेशन है। एक बात और, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो अरमान, ये वीटी ग्राफ का स्लोप है। एक बात और मैं चाहता हूं आपको याद रहनी चाहिए, वैसे मैंने पहले बताई, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जब हम एरिया निकालते हैं तो ये जो एरिया होता है ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट देता है। तो बेटा ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा बता सकते हो कितना होगा? ट्रायंगल का एरिया होता है 18 हाफ बेस इंटू हाइट। 18। हाँ, तो बेस की वैल्यू 6 है, हाइट की वैल्यू भी 6 है, एरिया हो गया 18। एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो 20 पहले 36 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रखा था, 18 से 24 के बीच में 18 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट तो नहीं, हमें एक्स कोऑर्डिनेट मतलब है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 20 था और इसमें 18 प्लस हो गया, तो 20 प्लस 18 दैट इज 38 मीटर। तो 24वें सेकंड पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 38 मीटर है। तो पहला ऑप्शन भी गलत है बच्चों, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। आंसर की में क्या दिया आंसर? ACD 54 दिया है यस सर। बेटे, रॉन्ग दिया है। ए ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ, उन्होंने डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस नहीं चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यस सर। तो रॉन्ग है, रॉन्ग है, ए ऑप्शन रॉन्ग है। और बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, तीसरा वाला भी रॉन्ग है। अब केवल चौथा वाला बचा है। तो 30 सेकंड पर पूछा है, 30 सेकंड के लिए हम ये वाला एरिया देखते हैं, ये वाला एरिया भी 18 होगा। और लेकिन क्योंकि ये
नीचे वाला एरिया है, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेते हैं बच्चों, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेते हैं। तो +18 -18 मतलब 18 से 24 में वो 18 सेकंड से 24 सेकंड के अंदर वो 18 मीटर आगे गया और 18 मीटर वापस आया। यानी जब 30 सेकंड का टाइम आएगा उस समय वो वापस 20 मीटर की पोजीशन पर होगा। तो पार्टिकल इज एट पोजीशन 36 मीटर एट टाइम 30 सेकंड। लास्ट ऑप्शन भी बच्चों रॉन्ग है। इस पूरे में गड़बड़ ये है, सारे ऑप्शन में उन्होंने डिस्टेंस बता दिया है और लिखा हुआ है पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो सारे ऑप्शन में ये गड़बड़ है बच्चों। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई। यस सर। कोई बात अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। कुछ नहीं पूछना है? ओके, तो No, आज का sir. डिस्कशन सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सर अभी हाँ बेटे। सर न्यूटन ऑफ मोशन में सर जब इंक्लाइंड प्लेन होता है, हाँ सर जब सर वो ब्लॉक का नीचे आता होता है सर, फ्रिक्शन में हमने जो किए थे प्रॉब्लम्स, हाँ सर वो सर तब एक्सेलरेशन होती है जो ब्लॉक की, सर वो इंक्लाइंड प्लेन की एक्सेलरेशन भी होती है। कौन बोल रहे हो? सर आयुष। आयुष बेटे, अभी मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे अलग फोन करके पूछो। यस सर। अभी है ना, अभी इस मॉड्यूल से रिलेटेड बात हम लोग कर रहे हैं। अगर मॉड्यूल में कोई चीज पूछनी है किसी को तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे का होमवर्क आपको दे रहा हूं। आगे का होमवर्क आप लोगों के लिए ये है, एक्सरसाइज 7 के मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कस आज नहीं किए हैं, तो आप लोग मुझे याद दिलाओगे। 40, 46, 49 मैं डिस्कस करूंगा अगले सेशन में। एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 मुझे आपको सिखाना है और इस क्वेश्चन के अंदर हम काफी कुछ सीखेंगे, इसलिए मुझे याद जरूर दिलाना। बाकी जो आपने क्वेश्चन पूछे मैंने आज सारे कर दिए हैं। मोर देन वन चॉइस जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, उसकी पहली एक्सरसाइज का पहला जो प्रॉब्लम है वो ग्राफ्स का है, मैंने अभी समझाया है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 2 में आपने 3 डाउट पूछे थे। एक क्वेश्चन नंबर 8 रिलेटिव मोशन का है, अभी नहीं करेंगे। 9 और 10 सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद इनको करेंगे। तो और ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं परसेंटेज वाले, ये आपको खुद ट्राई करने हैं और किसी बच्चे को पूछना होगा तो अपनी तरफ से आपको पूछना होगा। मैं अगले सेशन में अपनी तरफ से नहीं कहूंगा कि मेरे से पूछो। अगर आपसे हो गए तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे से पूछिए। मैं ये 4 क्वेश्चन जरूर बताऊंगा और ये आपको मुझे याद दिलाने हैं कि मुझे ये आपको समझाने के लिए है। इनमें सीखने वाली बात है, इसलिए मैं इनको बताने में टाइम लेकर बताना चाहता हूं, जल्दबाजी में नहीं बताना चाहता हूं। अगले सेशन में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन शुरू करेंगे, मॉड्यूल का। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो मॉड्यूल आपको मिला है, उस मॉड्यूल का अगले सेशन में मैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 दो एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट सेशन। मेरी उम्मीद है कि डाउट्स आपको कम आएंगे, लेकिन फिर भी अगर नंबर ऑफ डाउट्स आपके ज्यादा हो तो घबराना मत, क्योंकि नंबर ऑफ डाउट्स देखने में जरूर ज्यादा होंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत सारे एक जैसे उसी में से होने लगेंगे। तो घबराना मत, जितने भी डाउट हो आप अपनी कोशिश ईमानदारी से कर लो, उसके बाद मैं तो डिस्कस करूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके सर। आज की मीटिंग ओके सर। यहाँ पे हम टर्मिनेट कर रहे हैं। टेक केयर, स्टे होम।